सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। तो पिछले लेक्चर में हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस का एक बेसिक आइडिया देखा था, एक बेसिक कंसेप्ट देखा था कि ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता क्या है। अभी ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमने सॉइल के ऊपर में परफॉर्म नहीं किया है, हमने तो अभी सिर्फ सेडिमेंटेशन एनालिसिस को समझा है कि भैया ये होता क्या है। अब इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस, जिसका एनालिसिस किसने किया था, याद करिए, स्टोक्स नाम के इंसान ने। तो इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस को हम सॉइल के ऊपर में कैसे परफॉर्म करने वाले हैं और किस तरीके से हम ये एनालिसिस कर पाएंगे, तो जरा इसके बारे में देखते हैं। बहुत आसान सी चीज है, एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस से रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आपको गेट में नहीं मिलेंगे, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में जाके इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, हालांकि मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन गेट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। पार्टिकल साइज एनालिसिस में जो सीव एनालिसिस वाला पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे, समय आने पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। खैर, सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात कर रहे थे, और उस थियरी को, इस सेडिमेंटेशन की थियरी को हमको अप्लाई करना है हमारी सॉइल के ऊपर में। कौन सी सॉइल? वो सॉइल के पार्टिकल जो 0.075 mm की सीव से छन के नीचे ट्रे में आ चुके थे, मतलब वो पार्टिकल्स जिनका साइज 0.075 mm से छोटा था, उनके ऊपर में मैंने लगाना है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो क्या करेंगे, देखिएगा जरा तरीका क्या रहता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस का। एक कंटेनर लिया जाता है कुछ इस तरीके का, एक कंटेनर हम लेते हैं, कुछ इस तरीके का कंटेनर होता है, कांच का रहेगा भी है, ट्रांसपेरेंट कांच का, लाल पीले रंग के कांच का नहीं, ट्रांसपेरेंट कांच का ये कंटेनर लेना है जिसमें आर पार दिख सकें चीजें। ये कंटेनर लेने के बाद इस कंटेनर में मैंने भर देना है पानी। ये भर दिया मैंने पानी, नीले कलर की जो लाइन आपको दिख रही है, दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द वाटर जो इस कंटेनर के अंदर में भरा हुआ है। ठीक है भैया, कांच का कंटेनर है, इसमें यह भर दिया पानी। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा लिखने वाली चीजें यहां पे नहीं है। अब क्या करना है, वो मिट्टी उठाइए जो ट्रे में आ चुकी थी, मतलब जिनका साइज 0.075 mm से छोटा था। जो ट्रे में मिट्टी थी ना, उस ट्रे वाली मिट्टी को उठाइए और इसमें डाल दीजिए। उस मिट्टी को इस कंटेनर में डाल दीजिए, मुट्ठी भर होगी, ज्यादा नहीं होगी वो मिट्टी। उस मिट्टी को इस कंटेनर में डाल दिया। उस मिट्टी के अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होंगे। हां, यह तय है कि जो पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल का साइज 0.075 mm से तो छोटा ही होगा, लेकिन 0.075 mm से छोटा तो कोई सा भी साइज हो सकता है। तो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होंगे उस सॉइल के अंदर में। हां, हर पार्टिकल का साइज 0.075 mm से छोटा तो होगा। क्यों? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट करूंगा अभी शुरुआत में, क्योंकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम उन पार्टिकल्स के ऊपर में परफॉर्म कर रहे हैं जो पार्टिकल 0.075 mm की सीव से छनकर पास होकर नीचे आ गए थे ट्रे में। तो एक बात तो तय है, उस ट्रे में जितने भी पार्टिकल्स होंगे, हर पार्टिकल का साइज 0.075 mm से छोटा ही होगा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, मैं 3 अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को कंसीडर करता हूं कि ये जो सॉइल मैंने इस कंटेनर के अंदर में डाली है, उस सॉइल के अंदर में 3 अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं। ये मैं कंसीडर कर रहा हूं, ऐसा होगा नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइज के पार्टिकल्स मौजूद होंगे उस सॉइल के अंदर में, और हर पार्टिकल का साइज 0.075 mm से छोटा होगा, यह भी तय है। लेकिन अब हर पार्टिकल का एनालिसिस तो यहां पे हम नहीं कर सकते हैं बोर्ड पर, तो मैं क्या मान रहा हूं कि जो मिट्टी ट्रे से उठा के हमने इस पानी के अंदर में डाली है, उस मिट्टी के अंदर में 3 साइज के पार्टिकल हैं। ठीक है, यह भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर पानी की 3 लेयर कंसीडर कर रहा हूं। आई एम कंसीडरिंग 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर। दिस इज लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3। ये कैसे सेलेक्ट करोगे आप? भाई कांच का तो जार था ना, ये कांच का ही तो कंटेनर था, 3 जगह पे ऐसे मार्क लगा दो आप, 3 जगह पे निशान लगा देना इस जार के बाहर। तो उस निशान के करस्पॉन्डिंग जो लेयर होगी वो आपकी स्टडी वाली लेयर हो जाएगी। ठीक है,
तीन अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मैं कंसीडर कर रहा हूं जो इस सॉइल के अंदर में मौजूद होंगे। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल थोड़ा उससे छोटा, एक पार्टिकल सबसे छोटा। हां, यह तय है कि इन तीनों पार्टिकल का साइज 0.075 mm से तो छोटा ही होगा। तो जब मैंने मिट्टी यहां पर डाली तो इस टॉपमोस्ट लेयर पे एक ये बड़ा पार्टिकल था, एक उससे थोड़ा छोटा, एक सबसे छोटा। इस दूसरी लेयर पे भी तीन पार्टिकल्स थे, एक सबसे बड़ा, एक उससे छोटा, एक सबसे छोटा। और इस तीसरी लेयर पे भी तीन पार्टिकल्स थे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा। क्योंकि मैं तीन अलग अलग साइज के पार्टिकल्स कंसीडर कर रहा हूं। हालांकि प्रैक्टिकली तो बहुत सारे साइज के पार्टिकल्स इस सॉइल के अंदर में होंगे, लेकिन मैं तीन ही साइज कंसीडर कर रहा हूं। और जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका साइज 0.075 mm से तो छोटा ही होगा। ठीक है, यह बात हुई कब? एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। मतलब मैंने अभी सिर्फ पार्टिकल को डाला है। द मोमेंट आई हैव पुट द सॉइल सैंपल इन दिस वाटर, उस मोमेंट को मैं t इज इक्वल टू 0 का टाइम ले रहा हूं। कुछ समय के बाद यह स्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। पार्टिकल्स अब नीचे की तरफ जाना चालू हो जाएंगे और पार्टिकल का जो सेटलमेंट हो रहा है वो उसके शेप, साइज और वेट पे डिपेंड कर रहा होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बड़ा पार्टिकल है वो ज्यादा जल्दी सेटल करेगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जरा देखते हैं कुछ समय के बाद की स्थिति क्या होगी। मैं ये साइज वगैरह मिटा रहा हूं यहां पे। मैं बात कर रहा हूं थोड़े समय के बाद। थोड़े समय के बाद क्या स्थिति होने वाली है जरा उसको देखते हैं। मेरा कंटेनर जो है, अब वो कंटेनर तो वही है भैया, ये था मेरा कंटेनर। ठीक है, ये वही कंटेनर है। हां, लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं एट टाइम t इज इक्वल टू t1, कुछ समय के बाद की स्थिति की। अब जरा देखिएगा, ये मैंने तीन अलग अलग कलर से इसलिए दिखाए हैं पार्टिकल्स, ताकि ये व्हाइट कलर के पार्टिकल आप समझ पाए कि ये लेयर नंबर 1 के पार्टिकल हैं, पिंक कलर वाले पार्टिकल लेयर नंबर 2 के हैं और येलो कलर वाले पार्टिकल लेयर नंबर 3 के पार्टिकल्स हैं। तो जरा देखिएगा कहानी क्या बनेगी। कुछ समय के बाद लेयर नंबर 1 का जो सबसे बड़ा पार्टिकल है वो थोड़ा नीचे आ चुका होगा। लेयर नंबर 1 का ही थोड़ा बड़ा जो थोड़ा छोटा जो पार्टिकल था वो ऊपर होगा और सबसे छोटा पार्टिकल यहां पे होगा। लेयर नंबर 2 का सबसे बड़ा पार्टिकल यहां पे कहीं होगा, उससे छोटा यहां पे कहीं होगा, सबसे छोटा यहां पे कहीं होगा। लेयर नंबर 3 का सबसे बड़ा पार्टिकल यहां पे होगा। जरूरी नहीं कि वो नीचे आ गया हो, मैं एक जनरल पोजीशंस दिखा रहा हूं आपको। छोटा और सबसे छोटा पार्टिकल यहां पे होगा। कुछ ये कहानी हो गई होगी। आप ये प्रैक्टिकली सोच पा रहे होंगे मेरे ख्याल से कि ये क्या बात मैंने कही है। ये इनिशियल कंडीशन थी और कुछ समय बाद की कंडीशन ये रहेगी। चलिए अब मैं एक काम करता हूं। अब क्या काम करते हैं? अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक रैंडम लेयर कंसीडर कर रहा हूं। एक रैंडम लेयर, ये 1 2 3 लेयर वाली लेयर नहीं, एक रैंडम लेयर मैंने कंसीडर करी। And this random layer is situated at a height of h from the top surface. टॉप सरफेस से h हाइट पर, हाइट नहीं h डेप्थ पर मैंने एक रैंडम लेयर कंसीडर करी। दिस इज माय रैंडम लेयर। ध्यान से देखिएगा, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, हां, लेकिन चीजों को समझिएगा, सिर्फ समझना है इसमें। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है, एक रैंडम लेयर कंसीडर कर ली है मैंने, जो कि इस कंटेनर के टॉप से h डेप्थ नीचे थी। ये काम मैंने कितने समय के बाद किया है? t1 टाइम के बाद किया है। तो क्या मैं इस लेयर पे जो पार्टिकल्स मौजूद होंगे उनकी वेलोसिटी बता सकता हूं? इस लेयर पे जो पार्टिकल्स होंगे उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? h। कितने टाइम में ट्रेवल किया है? t1 टाइम में। तो क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी विल बी इक्वल टू
h अपॉन t1, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये किस पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी? इस लेयर पे जो सबसे बड़ा पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी मुझे मिल गई। तो क्या इस वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट इट इज द सेटलिंग वेलोसिटी? ये पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी ही तो है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल किया था। यहां तक की तो बात समझ में आई होगी आपको। अब जरा देखें, मुझे सेटलिंग वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी पता है, 1/9 d स्क्वायर बाई ईटा इंटू g माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू। अभी डिराइव किया था थोड़ी देर पहले। Vs की वैल्यू मेरे पास है, आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ Vs दैट इज h अपॉन T1, वो यहां पर मैं पुटअप करूंगा। Vs की जगह पुटअप किया मैंने h अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/9 d स्क्वायर बाई ईटा इंटू g माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू। h की वैल्यू आपके पास है, T1 की वैल्यू आपके पास है, ईटा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड आपने पहले से अपने पास निकाल के रखा हुआ है, g स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड्स पहले से आपके पास है, गामा डब्ल्यू तो मुझे पता ही होता है। तो क्या इस फॉर्मूले से मैं d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? d कैन बी कैलकुलेटेड। मैं d की वैल्यू कैलकुलेट करने की स्थिति में आ चुका हूं। ये क्या d क्या होगा? द साइज ऑफ द बिगेस्ट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट दिस रैंडम लेयर, वो मिल गया मुझे d। तो क्या सिर्फ इसी साइज के पार्टिकल मौजूद होंगे इस लेयर पर या इस लेयर से ऊपर? नहीं, ये तो वो मैक्सिमम साइज है, जिस मैक्सिमम साइज का पार्टिकल इस लेयर पर या इसके ऊपर मौजूद होगा। इस पार्टिकल के से छोटे पार्टिकल भी इस रैंडम लेयर पर या इस रैंडम लेयर के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं द पार्टिकल्स whose size is less than or equal to d will be present at or above the random layer। बहुत सिंपल सी बात। अब यहां तक तो हो गई बात। अब इससे सर फायदा क्या है? ये तो हमने कर लिया, ये d की वैल्यू भी निकाल ली मैंने, लेकिन इससे पता क्या चल रहा है मुझे? इससे पता चलेगा क्या? पता चलेगा, देखिएगा। याद करिए, जब मैंने, ये तो सेकंड स्टेप है ना हमारी सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इससे पहले जब हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी दैट इज द सीव एनालिसिस, उसमें मैंने परसेंटेज फाइनर नाम की एक क्वांटिटी आपको बताई थी। ये परसेंटेज फाइनर होता क्या है इन जनरल? अगर मैं पूछूं आपसे कि भैया, अगर कोई आपसे राह चलते पूछ ले कि भैया ये जो परसेंटेज फाइनर आपने कॉपी में लिख रखा है, इस परसेंटेज फाइनर का मतलब क्या है, तो क्या जवाब देंगे आप? मन में आंसर बताइए, मन में आंसर बोलिए इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज फाइनर? देखिए, सपोज करिएगा कि मैं एक साइज कंसीडर कर रहा हूं, ऐसी रैंडम कोई सी भी साइज ले रहा हूं, सपोज करिए 2 mm की। मैं 2 mm का साइज कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। टोटल सॉइल जो थी मेरे पास 100 ग्राम थी। एक आपको परसेंटेज फाइनर का बेसिक मतलब बता रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं 40 ग्राम पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 2 mm। साइज मेरे पास 2 mm की है, टोटल सॉइल मेरे पास 100 ग्राम्स की है, और इस 100 ग्राम में से 40 ग्राम जो पार्टिकल्स हैं वो 2 mm साइज से छोटे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता, अगर मैं परसेंटेज फाइनर की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 40 अपॉन 100, और परसेंटेज की बात हो रही है तो दैट विल बी इक्वल टू 40%। ऐसे तो निकालेंगे।
कि किसी एक पर्टिकुलर साइज से आपको परसेंटेज फाइनर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं परसेंटेज फाइनर का एक जनरल फॉर्मूला बताऊं आपको? परसेंटेज फाइनर का एक बेसिक फॉर्मूला क्या बन सकता है, जरा देखिएगा। परसेंटेज फाइनर क्या फॉर्मूला बनेगा? पार्टिकल्स having size less than or equal to given size divided by total particles, मतलब वेट के, ये वेट का रेशो है, वेट ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस और इक्वल टू गिवन साइज डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द पार्टिकल। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, साइज कौन सा है 2 mm का, वेट ऑफ द पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन 2 mm 40 ग्राम, टोटल वेट ऑफ द पार्टिकल 100 ग्राम, 40/100 कर दिया, 40% आ गया। परसेंटेज फाइनर ऐसे निकाला जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए, अगर यह बात क्लियर है तो यही काम मुझे यहां पर भी करना है। मुझे परसेंटेज फाइनर की वैल्यू निकालनी है। जो सॉइल पानी के अंदर में डाल दी जा चुकी है सेडिमेंटेशन के लिए, उस सॉइल का परसेंटेज फाइनर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि भैया परसेंटेज फाइनर इज इक्वल टू पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन और इक्वल टू गिवन साइज डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स। ये विथ रिस्पेक्ट टू वेट बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये वेट है, वेट ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन और इक्वल टू गिवन साइज डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द पार्टिकल्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन और इक्वल टू गिवन साइज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ टोटल पार्टिकल्स। कोई दिक्कत? कंसंट्रेशन शब्द लगा दिया मैंने। कंसंट्रेशन क्यों लगाया? क्योंकि अब जो मिट्टी है ना वो पानी के अंदर में है, तो पानी के साथ किसी चीज का सोल्यूशन बना तो वहां पर हम कंसंट्रेशन मेजर करते हैं उसका। ठीक है, ये बात भी समझ में आई। ये परसेंटेज फाइनर कैलकुलेशन की बात चल रही है। अब देखिएगा, ये न्यूमरेटर के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखना पड़ेगा मुझे, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे नहीं पता, कि मुझे न्यूमरेटर के बारे में नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखना है। लेकिन डिनोमिनेटर तो टोटल पार्टिकल्स की बात कर रहा है। जिस मिट्टी को ट्रे से उठा के आपने पानी में डाला था, उस पूरी की पूरी मिट्टी की बात कर रहा है। उस मिट्टी का टोटल वेट कितना होगा? एक बात और मानिएगा, समझिएगा, वो मिट्टी ड्राई कंडीशन की होगी कि नहीं होगी पानी में डालने से पहले? भाई जिस मिट्टी के साथ आपने सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने वाले हैं, वो मिट्टी ड्राई कंडीशन की तो होगी। गीली मिट्टी को छन्नी में से कैसे छान लोगे? सूखी मिट्टी होगी। तो उस मिट्टी का टोटल वेट सपोज करिए WS था, क्योंकि पानी नहीं है तो W तो 0 हो गया, तो द टोटल वेट ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड्स। कितने पानी में डाला है आपने, उस पानी का टोटल वॉल्यूम V है सपोज करिए, तो क्या आपको नहीं लगता ये कंसंट्रेशन बन गया? ये कंसंट्रेशन आ गया इन सॉलिड पार्टिकल्स का इतने पानी में। भाई मान लीजिए पानी 1 लीटर था, उसमें 500 ग्राम मिट्टी डाली, 0.5 kg, तो 0.5 अपॉन 1 लीटर, तो ये बन जाएगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल पार्टिकल्स। कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन और इक्वल टू गिवन साइज, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ये क्या है? मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर ये x की वैल्यू निकल गई तो परसेंटेज फाइनर की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा आड़ी तिरछी चीजें हैं इसमें, ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, और अच्छी बात यह है कि ये सारी बातें गेट वाले नहीं पूछते हैं। तो परसेंटेज फाइनर का डिनोमिनेटर तो मुझे समझ में आ गया, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय पानी का वॉल्यूम, जिस पानी में आपने इस मिट्टी को डाला था।
ये न्यूमरेटर नहीं समझ में आ रहा मुझे, ये x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। देखते हैं x की वैल्यू निकालने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। जब यहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी पहुंचेंगे। अब जरा देखते हैं हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ x। इस x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या रहेगा। आसान है, बहुत आसान है, समझिएगा। लेकिन तो यहां तक मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बातें समझ में आ चुकी हैं। तो देखें, फाइनली मेरे पास जो बातें हुई वो बातें ये हुई कि परसेंटेज फाइनर is equal to x, that is the concentration of the particles having size less than or equal to given size upon concentration of the total soil particles। ये x की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ये x की वैल्यू कैसे निकालें, ये तो बड़ा कठिन लग रहा है सर, क्या करें इसको। तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, ये x की वैल्यू निकालने के दो तरीके होते हैं। इस x की वैल्यू को निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कहलाता है पिपेट मेथड। पहला तरीका होता है पिपेट मेथड और दूसरा होता है हाइड्रोमीटर एनालिसिस बोल सकते हैं या हाइड्रोमीटर मेथड कह सकते हैं। जो कहते हैं पिपेट एनालिसिस भी कह सकते हैं, हाइड्रोमीटर एनालिसिस भी कह सकते हैं। एनालिसिस की जगह पे मेथड भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा इस चीज को। तो भैया पिपेट मेथड है और हाइड्रोमीटर मेथड है। इन दो मेथड को अब मुझे समझना है, क्योंकि इन दो मेथड के बेस पे मैं इस परसेंटेज फाइनल वैल्यू का न्यूमरेटर निकाल पाऊंगा। ठीक है, डिनोमिनेटर तो मेरे पास है, डिनोमिनेटर का तो काम खत्म हो चुका है। मुझे इस न्यूमरेटर से दिक्कत थी, ये न्यूमरेटर कैसे निकलेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर ऐसा देखा गया कि भैया ये दो मेथड्स बनाई गई और इन दो मेथड्स के बेस पे आप इस न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक एक मेथड को जरा ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द पिपेट मेथड एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस द हाइड्रोमीटर मेथड। पहले जरा पिपेट मेथड को समझते हैं। तो बात कर रहे हैं पिपेट मेथड की। अब ये पिपेट मेथड क्या है। पिपेट आपने देखा होगा क्लास 11वीं में केमिस्ट्री की लैब में टाइट्रेशन करते थे जब सॉल्ट एनालिसिस में, तो एक कांच का इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे नमक वाले पानी को खींचने के लिए। इस तरीके का एक पिपेट यूज किया जाता था क्लास 11वीं के टाइट्रेशन में केमिस्ट्री की लैब में। इसको आप उस बीकर के अंदर में डालते थे जो आपने सॉल्ट का सोल्यूशन बना रखा था, तो और उसको मुंह से सक करते थे तो वो पानी इसमें ऊपर खिंच जाता था। दिस इज पिपेट, कांच का होता है। इस पिपेट को मुझे यूज करना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये एक्स है आपका कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन और इक्वल टू गिवन साइज। ये एक्स था, ये एक्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। उसके लिए पहली मेथड मैंने आपसे बोली पिपेट मेथड। करना क्या रहेगा इस पिपेट के साथ, पिपेट को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं मैं। आपका जो कंटेनर था जिसमें आपने पानी भर रखा था और उसमें मिट्टी डाल रखी थी, ये कंटेनर था, इसमें पानी था। पानी की एक रैंडम लेयर ले लेनी है आपको, कोई सी भी। आंख मूंद के कहीं पर भी एक इस कांच के कंटेनर में निशान बना दीजिएगा, कहीं पर भी जहां मन करे। ये निशान बनाने के बाद ये लेयर आपकी स्टडी वाली लेयर हो गई। इस लेयर पे आपको स्टडी करना है। क्या करेंगे आप, आपका जो पिपेट था, इस पिपेट को उठाएंगे, ऐसा होगा पिपेट, और पिपेट की बॉटम मोस्ट पॉइंट को इस लेयर पे रख देंगे ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वो लेयर थी, ये पिपेट है आपका, ये वाली लेयर है। ये पिपेट को लाके आप इस लेयर पे रख देंगे ऐसे, मतलब पिपेट का बॉटम मोस्ट सरफेस इस लेयर के साथ टच हो जाए बस। फिर यहां से अपना मुंह लगा के इस लेयर वाले पानी को खींचेंगे आप। इस पानी में मिट्टी है, ये सादा पानी नहीं रखा है, ये वही पानी है जिसके अंदर में आप उस मिट्टी को डाल चुके थे जिसकी साइज 0.075 mm से छोटी थी। पिपेट रखा, यहां से इसको सक करना है तो इस लेयर का पानी इस पिपेट में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इस पिपेट में कितने वॉल्यूम का पानी आपने सक कर लिया है
ये कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल। पिपेट को अलग ले जाइएगा, उसका पानी छोड़ दीजिएगा बीकर में, तो कितने वॉल्यूम का पानी कलेक्ट हुआ इस पिपेट में वो आ जाएगा मेरे पास। तो वॉल्यूम ऑफ पानी नहीं होगा वो, इनफैक्ट वो सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये वाटर प्लस सॉइल रहा होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कलेक्टेड इन पिपेट, चलिए मैं इसको बोल देता हूं वीपी। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि ये क्लियर वाटर नहीं है, ये पानी प्लस मिट्टी का घोल है। तो सॉल्यूशन कलेक्टेड इन पिपेट, इसका वॉल्यूम है वीपी। इस पिपेट के अंदर में जो पानी रहा होगा, सॉल्यूशन रहा होगा इनफैक्ट, जो उस सॉल्यूशन को एवापोरेट कर देना है। तो उस सॉल्यूशन के अंदर का जो पानी है वो गायब हो जाएगा, एंड यू विल गेट द वेट ऑफ द सॉलिड्स दैट वाज प्रेजेंट इन दिस लेयर। तो वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स बोले तो सॉइल के सॉलिड्स प्रेजेंट एट रैंडम लेयर, चलिए उसको मैं कह दे रहा हूं WP। ये मेरी रैंडम लेयर थी। तो ये वेट ऑफ द सॉलिड्स भी मिल जाएगा WP, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो क्या मैं इन पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन निकाल लूं भैया? अब क्या बचा? कंसंट्रेशन मिल जाएगा। ये जो X था आपका, ये X कितना हो जाएगा? WP अपॉन VP। यही तो कंसंट्रेशन मिलेगा कि नहीं, बोलो भैया? दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस लेयर। यही X तो चाहिए था मुझे, ये X मिल गया, काम खत्म। अब आप परसेंटेज फाइनर की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि परसेंटेज फाइनर क्या था? दैट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन और इक्वल टू गिवन साइज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल पार्टिकल्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल पार्टिकल्स तो मुझे मिल गया था, दैट वाज WS अपॉन V। न्यूमरेटर जो था वो मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो वो भी मिल गया, दैट इज WP अपॉन VP। तो यहां से फाइनली मैं परसेंटेज फाइनर की वैल्यू बता दूंगा, दैट वाज कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन और इक्वल टू गिवन साइज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ टोटल पार्टिकल्स। तो WP अपॉन VP ये आ गया मेरा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय WS अपॉन V ये आ गया मेरा डिनोमिनेटर, एंड दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ परसेंटेज फाइनर। बताएं भैया, ये आ गया परसेंटेज फाइनर की वैल्यू। काम खत्म नहीं हुआ अभी तो आपने एक रैंडम लेयर कंसीडर करी थी, ऐसे कम से कम 4 से 5 बार करना पड़ेगा, अलग अलग पोजीशंस पर रैंडम लेयर कंसीडर करनी पड़ेगी। तो 4-5 वैल्यूज आपको परसेंटेज फाइनर की मिल जाएंगी, और परसेंटेज फाइनर मिल गया तो ग्राफ बना देना। ग्राफ मिल जाएगा तो आप फिर सॉइल का एनालिसिस, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, जैसा भी है, जो भी है, आप कर सकते हैं। बताएं भैया, ये बात क्लियर हुई? ये एक स्टेप बताई मैंने, ये एक रैंडम लेयर कंसीडर करी थी, एक रैंडम लेयर के साथ आपने ये कैलकुलेशन किए, फिर एक दूसरी रैंडम लेयर कंसीडर कर लीजिएगा, दूसरी रैंडम लेयर के लिए इसी तरीके से परसेंटेज फाइनर, फिर तीसरी रैंडम लेयर परसेंटेज फाइनर, चौथी रैंडम लेयर उसका परसेंटेज फाइनर, कम से कम 5-6 वैल्यूज निकाल लीजिएगा, सो दैट यू कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन परसेंटेज फाइनर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल। साइज ऑफ द पार्टिकल्स हम निकाल चुके हैं ना, डी की वैल्यू सेटलिंग वेलोसिटी के फॉर्मूले से। क्लियर? तो दिस इज योर पिपेट मेथड। ये आपका पिपेट मेथड होता है। आई होप कि ये पिपेट मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की संभावना 0% है। गेट में पिपेट मेथड है, या इसके बाद जो हम हाइड्रोमीटर मेथड पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट था, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है। तो इसको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ उस तरीके से इसको समझ लीजिएगा। बहुत ज्यादा अंदर जाके, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि पिपेट मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। अगले लेक्चर में हम इसका जो दूसरा मेथड था, दैट इज द हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड को देखेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोमीटर मेथड, और उस हाइड्रोमीटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर परसेंटेज फाइनल। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर हैं। इन द नेक्स्ट lecture we'll discuss one more concept, that is the hydrometer analysis. Thank you.